कॉम्प्लिकेशन तो मैथ्स के सबसे इजी चैप्टर भी बन सकता है, बट इस चैप्टर में जो कॉम्प्लिकेशन का लेवल है, जो डिफिकल्टी का लेवल है, कुछ सोचिए ना कि अगर जेई मेन में अगर इफेक्टिवली कोई चैप्टर आपको आउट ऑफ 100 6 नंबर के आसपास अगर दिलाने, टीएन निकालने का ये तरीका होता है कि आप एसएन में से SN-1 को घटा दें। जिस एपी का पहला टर्म ए के बराबर है, कॉमन डिफरेंस डी के बराबर है, देन a प्लस डी पूछे। तो ये भी बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि एपी में जो nth वाला टर्म होता है वो a प्लस n-1 इंटू डी होता है। Hello Bachapati, so once again a very warm welcome to all of you and I hope that you guys are doing absolutely fantastic। तो बच्चों आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज से जेई मेन में एक क्वेश्चन तो बिल्कुल कंफर्म है आना, मतलब ऐसा कोई पेपर बन ही नहीं सकता जब सीक्वेंस एंड सीरीज से एक भी क्वेश्चन ना हो। और कई बार देखा गया है कि कई सारे पेपर में इसका 2 क्वेश्चन भी आता है। तो एक ऑन एन एवरेज अगर देखा जाएगा तो 1.5 क्वेश्चंस के आसपास, मतलब 6 नंबर ये टॉपिक आपको दिला सकता है आउट ऑफ 100। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि इस टॉपिक में कुछ एक मतलब ये जो चैप्टर है इसमें कुछ एक मतलब लिमिटेड पोर्शन है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे एक एपी वाला पोर्शन आता है, एक जीपी वाला पोर्शन आता है, एक एचपी वाला पोर्शन आता है, एक एजीपी वाला पोर्शन आता है। ठीक है, इन 4 चीजों को कवर करने के बाद में हम लोग एएम की बात करते हैं, जीएम की बात करते हैं, एएम जीएम इनइक्वालिटी की बात करते हैं। ठीक है ना। उसके अलावा बेटा एक सिग्मा नोटेशन वाला कंसेप्ट आता है और एक टेलीस्कोपिक सीरीज का कंसेप्ट आता है। तो अगर देखा जाए तो ऑल इन ऑल इस चैप्टर में बहुत ही आपके लिमिटेड कंसेप्ट्स हैं। हालांकि चैप्टर को पढ़ोगे तो लगेगा कि सर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आप खुद सोचिए ना कि अगर जेई मेन में अगर इफेक्टिवली कोई चैप्टर आपको आउट ऑफ 100 6 नंबर के आसपास अगर दिलाने की कुव्वत अगर कोई चैप्टर रखता है, तो उसमें ऐसा तो होगा नहीं कि 2 ही 4 मतलब कंसेप्ट आएंगे, कंसेप्ट की संख्या थोड़ी सी ज्यादा होगी। बट सबसे बेस्ट बात इस चैप्टर के साथ क्या है कि पूरा कंसेप्ट अगर आपको पता है, जितनी भी टाइप की सीरीज, जितने भी टाइप के प्रोग्रेशन आपको यहाँ पे आते हैं, उसके बारे में अगर आपको पता है तो इस चैप्टर के क्वेश्चन को सही सही लगाने का सबसे ज्यादा चांस होता है। मतलब कॉम्प्लिकेशन तो बच्चा किसी भी चैप्टर में बन सकता है, कॉम्प्लिकेशन तो मैथ्स के सबसे इजी चैप्टर में बन सकता है, बट इस चैप्टर में जो कॉम्प्लिकेशन का लेवल है, जो डिफिकल्टी का लेवल है, वो बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ वेरी गुड एंड स्कोरिंग चैप्टर फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस एग्जाम। ऑलराइट, तो बिना किसी डिले के साथ हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। हम लोग बेटा सबसे पहले बात करने वाले एपी की। एपी वो सीक्वेंस है जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। इसकी थ्योरी को हम थोड़ा सा क्विकली देखेंगे, एपी के क्वेश्चंस को लगाएंगे। नॉर्मली एपी में टीएन और एसएन के कंसेप्ट को मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मिक्स्ड वाले उन्हीं क्वेश्चंस की बात करेंगे जैसे क्वेश्चन आपको जेई मेन में देखने को मिलते हैं। समझे ना। और ज्यादातर क्वेश्चन आज की क्लास के जो है वो जेई मेन 2026 के आए हुए क्वेश्चन है, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो एपी में अंडरस्टैंडिंग है, उसको किस लेवल पे लेके जाने के बाद आप जेई के क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। ठीक है ना। तो कंसेप्ट एपी का ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहली बात हम लोग करते हैं कि किसी भी सीक्वेंस में टीएन का मतलब होता है SN-SN-1। ये थोड़ा सा यहाँ पे अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया है। तो टीएन का मतलब होता है SN-SN-1। तो बेटा जब आप SN लिखते हो तो SN का मतलब होता है सम ऑफ द n टर्म्स। तो सम ऑफ द n टर्म्स में से जब आप सम ऑफ n-1 टर्म्स को हटा दोगे तो आपको nth वाला टर्म हमेशा बचता है। और ये बात किसी भी सीक्वेंस के लिए ट्रू है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक चीज मन में सोचना, कोई भी एक सीक्वेंस था, जरूरी नहीं कि वो एपी रहा हो। अब उस वाले सीक्वेंस में मैं मान लो आपने S10 लिख दिया, तो S10 का मतलब क्या होगा? टर्म नंबर 1 से टर्म नंबर 10 तक का सम हो जाएगा, बिल्कुल निश्चित तौर पे ही हो जाएगा। अब आपने S10 में से S9 को हटा दिया, S9 का मतलब क्या होगा? टर्म नंबर 1 से लेकर के टर्म नंबर 9 तक का सम होगा। तो जब टर्म नंबर 1 से टर्म नंबर 10 के सम में से टर्म नंबर 1 से टर्म नंबर 9 तक का सम आप हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 10th वाला टर्म ही मिलेगा। तो ये जो पहला फंडा है कि किसी भी सीक्वेंस का अगर एसएन दिया है तो टीएन निकालने का ये तरीका होता है कि आप एसएन में से SN-1 को घटा दें। फर्क नहीं पड़ता है वो सीक्वेंस कैसा था। समझे ना। दूसरी बात आती है एपी की खास बात क्या होती है कि किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है।
और इस कांस्टेंट को बच्चा हम लोग एपी का कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो किसी भी एपी में अगर आप nth वाले टर्म में से उसके प्रीवियस वाला टर्म n माइनस 1th वाला टर्म हटाते हो तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलता है। छोटी मोटी बातें और क्या है कि अगर ये सारे नंबर a1 a2 a3 an अगर एपी में है, इनमें तुम कोई भी कांस्टेंट जोड़ दो चाहे घटा दो, हर एक टर्म में आपने एक कांस्टेंट के को जोड़ा या घटाया, या फिर हर एक टर्म को आप किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, ऑब्वियस सी बात है एक आपको नई सीरीज मिलेगी। भाई हर एक टर्म में अगर आप कोई भी कांस्टेंट जोड़ रहे हो या कोई भी कांस्टेंट घटा रहे हो या फिर किसी भी कांस्टेंट से हर टर्म को मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी कर रहे हो, तो आपको हर एक टर्म की वैल्यू चेंज हो जाएगी, आपको एक नई सीरीज मिलेगी। ये जो नया वाला सीरीज होता है ये भी बेटा एपी में होता है। अगली बात आती है कि अगर एबीसी आपके 3 नंबर एपी में है तो 2b का मतलब a प्लस सी होता है। ये रिजल्ट बच्चा कहाँ से आता है? कॉमन डिफरेंस को इक्वल करने से आता है कि अगर 3 नंबर एबीसी आपके एपी में है तो b में से a को घटाने पे आपको क्या मिलेगा? b माइनस a का मतलब होगा कॉमन डिफरेंस और c माइनस b का मतलब भी होगा कॉमन डिफरेंस। तो b माइनस a आपका c माइनस b के बराबर होगा, तो यहाँ से b को आप अगर इधर लेके जाते हैं और माइनस ऑफ ए को आप इधर लेके आते हैं तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी आ जाता है। कई बार एपी में हमें 3 टर्म्स को लेना होता है और अगर 3 टर्म्स को लेना है और मान लो सवाल में आपको सम का डेटा दिया है कि तीनों टर्म्स का सम दिया है, तो उस केस में 3 टर्म्स को लेने का यहाँ पे कन्वीनियंट तरीका लिखा है। बोला क्या जाता है कि मिडल वाले टर्म को a ले लो, यहाँ वाले टर्म को फिर आप a प्लस डी लो और पीछे वाले टर्म को a माइनस डी ले लो। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर AP का कॉमन डिफरेंस D के बराबर है और आप किसी टर्म के नेक्स्ट वाला टर्म लिखना चाहते हो, किसी टर्म से आप अगला वाला टर्म लिखना चाहते हो, तो आपको D को ऐड करना पड़ेगा और किसी टर्म से प्रीवियस वाला टर्म लिखना चाहते हो तो आपको D को घटाना पड़ेगा। तो यही यहाँ पे कंसेप्ट यही है कि अगर A आपका मिडल वाला टर्म है, आगे आने वाले टर्म को लिखना है तो D को ऐड करना है, पीछे वाले टर्म को लिखना है तो D को घटाना है। ऐसा करने से फायदा क्या होता है? वैसे तो अगर हमें 3 टर्म्स एपी में लेने हो तो आम तौर पे मैं नॉर्मल तरीके से 3 टर्म्स को ले सकता हूँ कि पहला टर्म हमने ए ले लिया, सेकंड वाला टर्म हमने ए प्लस डी ले लिया, थर्ड वाला टर्म हमने ए प्लस टू डी ले लिया। क्योंकि आपको पता है कि एपी का जो nth वाले टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर होता है। तो 3 टर्म्स को हमेशा इस फॉर्मूले से भी लिया जा सकता है। भाई इस आधार पे अगर एपी को लिखना हो तो एपी को आप क्या लिख सकते हैं? ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। इस हिसाब से आप एपी को लिख सकते हैं, यस और नो? तो बेटा बट यहाँ पे अलग सर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे अलग ये बताया जा रहा है कि अगर 3 टर्म्स को लेना हो और खासकर अगर प्रॉब्लम में सम का डेटा दिया हो, जैसे सवाल आ गया कि 3 एपी में नंबर्स हैं जिनका सम इस पर्टिकुलर नंबर के बराबर है, तो उस केस में टर्म्स को ऐसे लेने से फायदा होता है। फायदा क्या होता है? अगर इन तीनों टर्म्स का हम सम करते हैं तो सम बेटा अपना 3a के बराबर आ जाता है। 3 के बजाय अगर मान लो 5 टर्म्स लेना होता तो सेम टेक्निक होती है बेटा कि मिडल वाले टर्म को हमने a ले लिया, इसके आगे वाले टर्म को लिखने के लिए हमने d को ऐड किया, उसके आगे वाले टर्म के लिए फिर से हमने d को ऐड कर दिया, पीछे वाले टर्म को लिखने के लिए हमने d को घटा दिया, फिर d को घटा के और पीछे वाला टर्म लिख दिया। अब आप लोग एक चीज थोड़ा सा नोटिस करें, 3 टर्म्स को अगर मैं इस हिसाब से लेता हूं तो इन तीनों टर्म्स के जब हम तीनों टर्म्स को ऐड करते हैं तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल होके आपका 3a आ जाता है। और यहाँ पे भी जब आप सारी चीजों को ऐड करते हो तो प्लस डी माइनस डी कैंसिल होगा, प्लस टू डी माइनस टू डी कैंसिल होके 5a आ जाएगा। तो अगर किसी सवाल में पर्टिकुलरली तुम्हें सम का डेटा दिया है कि एपी में 3 नंबर है या 5 नंबर है जिनका सम इस लेट से किसी एक नंबर के बराबर था, तो उस केस में इस हिसाब से टर्म्स का सिलेक्शन करना ज्यादा कन्वीनियंट होता है। अदरवाइज आम तौर पे अगर एपी में हमें कुछ टर्म्स को मानना है या हमें 3 टर्म्स को एस्यूम करना है, 4 टर्म्स को एस्यूम करना है, तो इसी वाली चीज से हम टर्म्स को एस्यूम करते हैं। अगर मान लीजिए 4 टर्म्स को लेना था तो इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। 4 टर्म्स को कैसे लेते हैं? इस वाले टर्म को हमने ए माइनस डी लिया, मिडल में 2 टर्म है, दूसरा तीसरा मिडल टर्म है, तो a माइनस डी में जब 2d ऐड करोगे तो आप कितना पाओगे? a प्लस डी पाओगे। फिर से अगर आप 2d ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? a प्लस थ्री डी मिलेगा। a माइनस डी में 2d को हटा लोगे तो आपको a माइनस थ्री डी मिल जाएगा।
अब इस तरीके से 4 टर्म लेने का फायदा क्या है कि अगर हम चारों टर्म्स का सम करते हैं तो चारों टर्म्स का सम बच्चा 4 टाइम्स a के बराबर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये भी बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि एपी में जो nth वाला टर्म होता है वो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, और nth वाला जो टर्म होता है वो बेसिकली हमें एपी के किसी टर्म्स को लेने में हमारी हेल्प भी करता है। अगली बात आती है अगला कंसेप्ट क्या लिखा है कि सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंड इज इक्वल। तो किसी भी एपी में मान लो आप पहला वाला टर्म ले लो और पहले वाले टर्म में आप लास्ट वाला टर्म ऐड कर दो, पहले वाले टर्म में मान लो आप लास्ट वाला टर्म ऐड कर दो, या फिर आप सेकंड वाला टर्म ले लो, सेकंड वाले टर्म में आप सेकंड लास्ट वाला टर्म ऐड कर दो, या फिर अगर आप थर्ड वाला टर्म ले लो और थर्ड वाले टर्म में आप थर्ड लास्ट वाला टर्म ऐड कर दो, तो ये सारी चीजें बेटा एपी में इक्वल आती हैं। जेई में एक बहुत कॉमन सा लैंग्वेज एग्जाम में यूज होता है, कई बार लिखा होगा इंक्रीजिंग एपी, कई बार लिखा होगा डिक्रीजिंग एपी। तो उसका मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग एपी का मतलब होता है उसका डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आप कुछ सोचिए ना बेटा, अगर किसी एपी का कॉमन डिफरेंस डी पॉजिटिव है और कॉमन डिफरेंस डी को ऐड कर करके ही आप आगे वाले टर्म्स को लिखते हो, तो जैसे जैसे आप एपी में आगे बढ़ोगे, पहले टर्म से दूसरे टर्म की तरफ, दूसरे टर्म से तीसरे टर्म की तरफ, तीसरे टर्म से चौथे टर्म की तरफ, वैसे वैसे जो एपी का सारा टर्म होगा वो बढ़ता चला जाएगा। इस हिसाब से अगर एग्जाम में कभी भी इंक्रीजिंग एपी लिखा हुआ है तो उसका मतलब डी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सेम फैशन में अगर डिक्रीजिंग एपी लिखा है तो उसका डी लेस देन 0 होना चाहिए, और यदि आपका कांस्टेंट एपी लिखा है तो डी की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, अब डी अगर 0 आ गए तो इसका मतलब इस वाली सीरीज का सारा टर्म सेम होगा। मान लो सीरीज का पहला टर्म 2 के बराबर था और मैंने बोला डी इज इक्वल टू 0 हो गया, तो अगला टर्म भी 2 होगा, अगला टर्म भी 2 होगा, उसके अगला टर्म भी 2 होगा, उसके अगला टर्म भी 2 होगा। मतलब इस वाली सीरीज को हम कांस्टेंट सीरीज भी बोलते हैं, और इनफैक्ट अभी आगे जाके आपको पता लगेगा कि ये जो कांस्टेंट सीरीज होता है बच्चा, ये एपी भी होता है, जीपी भी होता है, एचपी भी होता है। बात समझे ना। तो d इज इक्वल टू 0 पे भी एपी मिलता है, वो कांस्टेंट सीरीज मिलती है जिसको आप एपी जीपी एचपी कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। और अब जैसा कि हमने एपी में आपको टीएन बताया था कि टीएन, अब यहाँ पे क्या लिखा है, टीएन इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ एन, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। टीएन की वैल्यू जो आती है वो आती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर आता है। अब यहाँ पे n की पावर 1 दिख रहा है ना, उसी चीज को लिखा है कि एपी में जो tn होता है वो n का लीनियर फंक्शन होता है, ठीक है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज है कि एपी में जो Sn होता है, सम ऑफ द n टर्म्स होता है, वो होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n विद कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। तो एपी में अगर हमें Sn को लिखना है तो Sn में एपी को ऐसे लिखा जा सकता है, अल्फा एन स्क्वायर प्लस बीटा एन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे अल्फा बीटा कोई भी दो नंबर्स होंगे। मैं ये कतई नहीं बोल रहा हूं कि अल्फा बीटा कुछ एपी का ए या डी है, अल्फा बीटा कोई अलग से दो नंबर है। बॉटम लाइन क्या है कि अगर एपी में तुम्हें Sn को लिखना है तो Sn को तुम हमेशा अल्फा एन स्क्वायर प्लस बीटा एन के फॉर्म में मान सकते हो। और इसका मैं आपको थोड़ा सा इसमें और मैं डिटेल में आपको मैं बताता हूँ, जिससे चीजें तो और क्लियर हो जाती हैं। हाँ, अब जैसे इस बात को देखो, अब तुम बोलोगे सर हमने Sn कुछ और पढ़ा था, उसमें इसमें क्या रिलेशन है, तो उस चीज को पहले समझते हैं। जैसे एपी में आपने Sn का एक फॉर्मूला पढ़ा था, Sn इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एपी में आपने एक Sn का फॉर्मूला पढ़ा था। या फिर एक फॉर्मूला और पढ़ा था, एन बाई टू इंटू पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म। एक्चुअल में दोनों फॉर्मूले यही है, यही दो फॉर्मूले होते हैं। अब मैंने क्या बोला, किसी भी एपी का जो Sn होता है वो अल्फा एन स्क्वायर प्लस बीटा एन के फॉर्म का होता है। एपी का जो Sn होता है वो अल्फा एन स्क्वायर प्लस बीटा एन के फॉर्म का होता है। अब ये बात कहां से समझ में आती है, अब जैसे खुद सोचिए, ए और डी की कुछ भी वैल्यू गिवन थी, ए और डी की किसी वैल्यू को यहाँ पे आपने डाला, और फिर जब n से मल्टीप्लाई करोगे तो जब n यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो n में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, और अंदर कोई ना कोई कांस्टेंट वाला टर्म भी आ रहा है, कांस्टेंट टर्म आ रहा है, 2a आ रहा है, माइनस डी आ रहा है। जब 2a n माइनस डी n से मल्टीप्लाई होगा तो n का लीनियर टर्म आ जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मान लो करके देखते हैं। मैंने बोला लेट से एक एपी मान लो थी 1
4, 7, 10 और मान लो इस एपी में टोटल 10 टर्म्स थे, अप टू 10 टर्म्स। और मैंने बोला इस वाली एपी का एसएन लिख देते हैं, ठीक है ना। तो एसएन लिखने के लिए हमने क्या किया, हमने बोला ए की जगह तो 1 है भाई, डी की जगह दूसरे टर्म में पहला टर्म हटा दो तो डी की जगह आपका 3 है। कितने टर्म्स लिए जा रहे हैं, टोटल n टर्म्स लिए जा रहे हैं। अच्छा मान लो अप टू मैं एसएन n टर्म्स तक लिख देता हूं, ठीक है ना। तो एसएन बताइए कितना होगा, एसएन विल बी इक्वल टू a/2 का मतलब हाफ हो जाएगा, और सॉरी n/2 पहले लिखना था, n/2, 2a का मतलब हो जाएगा 2 प्लस n-1 इंटू डी, डी का मतलब कितना हो जाएगा, डी का मतलब बेटा 3 आ जाएगा। तो Sn की वैल्यू कितनी आती है, Sn की वैल्यू आती है n/2 इंटू, ये आपका होगा 3n-3 में 2 ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 3n-1। Sn को अंदर मल्टीप्लाई कर दो n/2 को, तो n/2 को अंदर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका बनेगा 3/2 टाइम्स n स्क्वायर माइनस हाफ टाइम्स n बनेगा। अब आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि मैंने वही चीज बताई थी कि एपी का जो Sn होता है वो हमेशा n में एक क्वाड्रेटिक टाइप का फंक्शन आता है। एपी का जो Sn होता है वो हमेशा n में एक क्वाड्रेटिक टाइप का फंक्शन आता है, और इस क्वाड्रेटिक टाइप के फंक्शन में कांस्टेंट वाला टर्म कुछ नहीं होता, मतलब ये हमेशा अल्फा एन स्क्वायर इंटू बीटा एन के फॉर्म का आता है, जहां पे बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अल्फा बीटा कोई एपी का ए हो या डी हो। अब जैसे यहाँ पे अल्फा 3/2 आ रहा है, बीटा की वैल्यू हाफ आ रही है, आपको दिख रहा है इनमें से कुछ भी ए या डी के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो ये बेटा मोटा मोटा तौर पे टोटल कंसेप्ट है। आई एम श्योर कि अधिकतर बच्चों को कंसेप्ट में इसके कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा एक छोटा सा कंसेप्ट इसमें और आता है जिसका नाम होता है इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर ए एंड बी। किन्हीं भी दो नंबर के बीच में एन अरिथमेटिक मीन्स को डालना। तो इसका प्रोसेस क्या होता है कि अगर ए और बी दो नंबर हैं और ए और बी दो नंबर्स के बीच में ये सारे अरिथमेटिक मीन्स को हम डाल रहे हैं, अरिथमेटिक मीन्स का नाम है a1 a2 a3 अप टू an है। तो दो नंबर a और b के बीच में अगर n अरिथमेटिक मीन्स को डाल रहे हैं तो a और b लास्ट टर्म ले लो, सारे अरिथमेटिक मीन को बीच में लिख दो, ये सारा कुछ बेटा आपका एक एपी बना देगा। और जब ये सारा कुछ एपी बन जाएगा तो किसी भी सवाल को करना बिल्कुल ही मजाक होगा। क्यों? क्योंकि आमतौर पे देखो, आमतौर पे आपको सवाल में ए दिया होगा, जैसे मान लो इसी वाले सवाल में ए की वैल्यू लेट से गिवन थी 5, आमतौर पे सवाल में आपको बी दिया होगा, मान लो बी की वैल्यू कुछ भी गिवन थी, बी की वैल्यू 12 गिवन थी, और आमतौर पे आपको सवाल में दिया होगा कि ए और बी के बीच में इतने अरिथमेटिक मीन्स को डाला जा रहा है। मान लो इस सवाल में बोला गया कि ए और बी के बीच में मैं 4 अरिथमेटिक मीन्स को डाल रहा हूं। मान लो ऐसा बोल दिया गया कि a1 a2 a3 a4 4 अरिथमेटिक मीन्स को मैं 5 और 12 के बीच में डाल रहा हूं, तो आप लिखोगे 5 12 और बीच में 4 अरिथमेटिक मीन्स a1 a2 a3 a4, ये सारा कुछ बेटा आपका एपी बना देगा। अब देख बेटा एपी में दो ही चीजें होती हैं, एपी में एक तो पहला टर्म आपको पता लग जाए ए, और दूसरा कॉमन डिफरेंस आपको डी पता लग जाए तो पूरी की पूरी एपी सॉल्व हो जाती है। अब यहाँ पे ए आपको ऑलरेडी पता है, कॉमन डिफरेंस पता लग जाए तो a1 a2 a3 a4 सब कुछ पता लग जाएगा। अब तुम्हें कंसेप्चुअली पता है, मान लो कॉमन डिफरेंस इसका डी के बराबर था, तो a1 कितना होगा 5 प्लस डी होगा, a2 कितना होगा भाई 5 में डी ऐड किया a1 आ गया, 5 में 2d ऐड करोगे a2 आ जाएगा, 5 में आप 3d ऐड करोगे a3 आ जाएगा, 5 में आप 4d ऐड करोगे a4 आ जाएगा। ले दे के d निकालना है, और d निकालने के लिए बेटा ये लास्ट वाले टर्म का हम लोग डेटा यूज करते हैं, ठीक है ना। अब वही बात है, 5 में जब 5d ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 12 आ जाएगा। तो यहाँ से 5d की वैल्यू कितनी आती है, 12 माइनस 5 7 के बराबर, मतलब d की वैल्यू 7/5 आ जाती है। और d आते ही बेटा d को यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं, सारी कहानी क्लियर हो जाती है। तो किन्हीं भी दो नंबर्स a और b के बीच में अगर हमें अरिथमेटिक मीन्स को डालना है तो उसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं होता, पहला नंबर होगा दूसरा नंबर होगा, उसके बीच में n नंबर की प्लेसिंग तुम्हें इस हिसाब से करनी है कि सारा कुछ तुम्हारा एपी बन जाए। आमतौर पे ऐसे सवालों में डी का चैलेंज आता है तो हम लास्ट वाले टर्म से
हम देख लेते हैं कि लास्ट वाला टर्म कौन सा टर्म नंबर है। अब जैसे यहाँ पे लास्ट वाला टर्म जो आपका था छठा टर्म था, भाई 5 पहला टर्म है, उसके बाद 4 टर्म और आ रहे हैं, तो टोटल यहाँ तक A4 तक टोटल 5 टर्म्स हो गए, जो 12 छठे नंबर पे लिखा है, तो जो 12 है वो छठे नंबर का टर्म है। तो 6 टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, A+5D होता है। ए की जगह 5 है और 5D की जगह 5, तो यहाँ से हम लोग D निकाल लेते हैं। इसमें एक छोटा सा रिजल्ट और आता है कि अगर किसी सवाल में तुमसे पूछा जाता है कि A1 A2 A3 A4 का सम बता दो, तो बेटा ये तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे तो A1 A2 A3 A4 आप लिटरली निकाल के उनका सम कर सकते हो। बट इसका एक छोटा सा शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या होता है कि अगर हमें सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी करना है, ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन्स का अगर हमें सम निकालना है, तो शॉर्टकट क्या है, एन टाइम्स सिंगल एम। ये ऐसे इसको याद रखते हैं। अब सिंगल एम, ए और बी के बीच में सिंगल एम कितना होता है, A+B/2। भाई देखो ना, एक नंबर मान लो 5 था और एक नंबर 9 था। अब इसके बीच में सिंगल एम डालना है, तो सिंगल एम इसका बिल्कुल मिडल पॉइंट हो जाएगा ना। 5 और 9 का मिडल पॉइंट कितना होगा, 7 होगा। तो अब यहाँ पे 7 डाल दो, 5 2 7 2 9, ठीक है ना। तो ए और बी दो नंबर्स के बीच में सिंगल एम क्या होता है, बेसिकली ए और बी का एवरेज होता है। ए और बी के बीच में सिंगल एम बेसिकली क्या होता है, ए और बी का एवरेज होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एन टाइम्स सिंगल एम हम लोग लिख देते हैं। सिंगल एम की वैल्यू A+B/2 होती है, ठीक है ना। तो अगर कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा एपी का जो कंसेप्ट है वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफी इजी है। और जो एसएन वगैरह के थोड़े बहुत फंडे हैं, जिसमें आपको लगा होगा नहीं सर ये तो थोड़ा सा नया है या फिर इसका यूज क्या होगा, उन सारी चीजों को बेटा हम लोग आज जेईई मेन के खूब ढेर सारे सवाल लगाने वाले हैं। एपी के ही सारे सवाल हैं। और एक बार एपी को फिनिश करने के बाद जब हम लोग जीपी को करेंगे, तो एपी जीपी नॉर्मली मिक्स होके आता है, तो फिर एपी जीपी मिक्स वाले सवाल आएंगे। बट फिलहाल कुछ एक ऐसे सवाल देखते हैं जहां पे ज्यादातर एपी का ही यूज होता है। तो बेटा ये जेईई मेन 2026 का सवाल है, 28 ऑफ जैन का सवाल है, ठीक है ना। चलो भाई इसको एक बार हम लोग देखते हैं। शिफ्ट 1 का सवाल है बच्चों ये, ओके। लिखा है द कॉमन डिफरेंस, बट यार 28 ऑफ जैन, मुझे लगता है ये डेट थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। मुझे इस डेट में थोड़ा, ये तो मुझे कंफर्म पता है कि ये जेईई मेन 2026 का सवाल है, बट मुझे डेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। खैर कभी भी डेट में आया ये 2026 में, इतना मुझे पता है। लिखा है एक एपी दिया है बेटा A1 A2 AM के फॉर्म का, दूसरा एपी दिया है B1 B2 BN के फॉर्म का। तो ए वाली एपी में टोटल m टर्म्स है, बी वाली एपी में टोटल n टर्म्स है। अब ए वाली एपी का कुछ A1 होगा, कुछ D होगा, ऑब्वियस सी बात है। हर एपी का एक पहला टर्म होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। बी वाली एपी का भी कुछ B1 होगा, मतलब कुछ पहला टर्म होगा, कुछ कॉमन डिफरेंस होगा। अब देखते हैं डेटा क्या क्या दिया है। सबसे पहली बात तो ये दिया है कि B31 दिया हुआ है, B43 दिया हुआ है, मतलब बी वाली एपी के बारे में बहुत कुछ डेटा दिया हुआ है। ए वाली एपी के बारे में भी एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना। और एक और डेटा बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ो दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस वाला एपी इज 13 मोर देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सेकेंड वाला एपी। मतलब बेटा अगर बी वाली जो एपी है उसका कॉमन डिफरेंस अगर डी के बराबर है, तो जो A1 A2 A3 वाला एपी था, जो A1 A2 A3 वाला एपी था, उसका कॉमन डिफरेंस इस वाले एपी के कॉमन डिफरेंस से 13 ज्यादा है। तो 13 ज्यादा होने का मतलब क्या होगा कि इसका अगर हमें कॉमन डिफरेंस लिखना होता, इसका अगर हमें कॉमन डिफरेंस लिखना होता, तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या लिख सकते थे, बेसिकली D+13 लिख सकते थे। जैसे वही बात मैंने बोली, मैंने बोला मेरी एज तुम्हारी एज से 10 ईयर्स ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मेरा एज विल बी तुम्हारा एज प्लस 10 ईयर्स हो जाएगा। वही बात हो गई कि इसकी एज, ये इस वाले इसका जो कॉमन डिफरेंस है, इसके कॉमन डिफरेंस से 13 ज्यादा है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या लिखोगे, सेकंड वाले का कॉमन डिफरेंस प्लस 13 लिख दोगे। अब बेटा सारा डेटा एक बार फीड करते हैं। B31 TN का फॉर्मूला याद है ना, TN का फॉर्मूला होता था A+N-1 × D, समझे ना।
तो B31 कितना हो जाएगा, B1, इसका पहला टर्म B1 के बराबर है, ये आपका हो जाएगा B1 प्लस n माइनस 1, 31 माइनस 1 विल बी 30 टाइम्स D, दैट इज इक्वल टू माइनस 277 हो जाएगा। फिर बेटा B43 दिया हुआ है, इसका भी उपयोग कर लेते हैं। B43 का मतलब होगा B1 प्लस 42 टाइम्स D, दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव 385। यहां से एक काम करते हैं, D वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं। D कैसे निकालेंगे, इन दोनों को बच्चों हम लोग घटा देते हैं। B1 में से B1 जाएगा, 0 होगा। 30D में से 42D जाएगा, तो आपका बचेगा माइनस ऑफ 12D बचेगा। इसको घटाते हैं तो ये बनेगा -277 प्लस 385 हो जाएगा। तो माइनस ऑफ 12D की जो वैल्यू आ रही है, अब ये घटाओ कितना बनेगा, 277 और 23, 300 और 85 प्लस 23, 108। तो 108 आएगा विद अ पॉजिटिव साइन। 108 आने का मतलब D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ 9 के बराबर आ जाएगी। अब D आने से फायदा क्या होगा, D आने से फायदा ये हुआ कि ये वाली जो AP है, इसका कॉमन डिफरेंस हमें पता लग चुका है। D प्लस 13 का मतलब हो जाएगा -9 प्लस 13, इसका कॉमन डिफरेंस 4 हो जाएगा। प्रॉब्लम में एक ये भी डेटा दिया था A78। A78 का मतलब क्या होता है, A1 प्लस 77D दैट इज इक्वल टू 327। अच्छा, अब इसको मैंने D डैश लिख दिया जानबूझ के, मान लो इसका कॉमन डिफरेंस जो था D डैश के बराबर था। नोटेशन थोड़ा सा अलग यूज कर लेते हैं। D डैश हम निकाल चुके हैं कि -13 प्लस 4, -13 प्लस -13 प्लस 13 प्लस 13 माइनस 9 प्लस 4 के बराबर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे यूज कर लेते, तो A1 कितना आ जाएगा, D डैश की जगह हमने 4 डाला, तो 77 इंटू 4 कितना होता है भाई, 80 इंटू 4 320 होता है, 312 उसमें से कम कर दो, तो प्लस 312 दैट इज इक्वल टू 327, ठीक है ना। 13 मोर देन था, तो -9 प्लस 13, ये 4 आ गया, और 80 इंटू, अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, 80 इंटू 4 320 होता है, ये 312 नहीं बनेगा भाई, ये कम बनेगा, ये 308 बनेगा, ठीक है ना। तो A1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही, 327 माइनस 308, A1 की वैल्यू बच्चों 19 के बराबर आ रही, जो कि B वाले ऑप्शन में आपका दिया था। तो मतलब ये डिसेंट लेवल का सवाल है, और मैंने ही बोला ना कि अगर थोड़ा बहुत अगर आप एक प्रैक्टिस करके जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब AP GP का सवाल तुमसे ना हो एग्जाम में। अब जैसे ये जो सवाल है बेहद आसान है, यहाँ पे क्या लिखा है, पहले 4 टर्म्स का सम 6 के बराबर है, मतलब S4 की जो वैल्यू गिवन है वो 6 के बराबर है। पहले 6 टर्म्स का सम 4 के बराबर है, तो S6 की जो वैल्यू है वो 4 के बराबर है। सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म मतलब S12 आपसे पूछा जा रहा है। अब देख बेटा, एक नॉर्मल मेथड होता है, उससे आप लोग खुद से करना। नॉर्मल मेथड क्या होता है कि भाई Sn का फॉर्मूला लगा दिया। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Sn के फॉर्मूले में डेटा को फीड किया। सबसे पहले डेटा है S4 इज इक्वल टू 6 है, n की जगह 4 डाला, तो S4 विल बी इक्वल टू 4/2, 2a प्लस 4 माइनस 1 का मतलब 3d। अब यहाँ से S4 की जगह 6 लिखा था, तो यहाँ से a और d में एक रिलेशन आ गया, यस और नो। सिंपली क्या करेंगे, आप S6 इज इक्वल टू 4 से a और d में एक और रिलेशन निकालेंगे। तो इस दोनों डेटा को यूज करके बच्चा हमें ए और डी में दो रिलेशंस आ जाते हैं, और ए और डी अननोन्स वहां से हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ए और डी सॉल्व करने के बाद S12 बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। दिस इज अ परफेक्टली फाइन मेथड। बट थोड़ा सा अगर मान लो इसमें भी अगर हमें एग्जाम में वक्त को बचाना है और इसको भी थोड़ा हमें स्मार्टली करना है, तो वो वाला कंसेप्ट लगाओ। याद आ गया कौन सा वाला, एपी का जो Sn होता है वो बेसिकली n में एक क्वाड्रेटिक टाइप का फंक्शन होता है जिसमें कांस्टेंट वाला टर्म नहीं आता है। तो इन जनरल एपी का Sn हमेशा किस फॉर्म का होता है, वो हमेशा अल्फा n स्क्वायर प्लस बीटा n के फॉर्म का होता है। जहां पे अल्फा बीटा, मैं फिर बोल रहा हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अल्फा बीटा कुछ a और d है।
अल्फा बीटा कोई कांस्टेंट्स है, ऑब्वियस सी बात है इन कांस्टेंट का ए और डी से कुछ रिलेशन जरूर होगा, बट ये एग्जैक्टली ए और डी के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो एपी का एसएन हमेशा इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इससे इक्वेशन थोड़ा डायरेक्ट बन जाता है। अगर यहाँ पे मान लो मैं एन की जगह 4 डालूं तो S4 कितना आ जाएगा, S4 की वैल्यू 6 है एंड 6 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 4 डालो ये आपका आ जाएगा 16 अल्फा प्लस बीटा टाइम्स 4 आ जाएगा। ये एक रिलेशन आ गया n की जगह 4 डालने पे ना, ठीक है। अगला मान लो मैंने n की जगह 6 डाला तो S6 से लिख देते हैं भाई, S6 इज इक्वल टू 4 दिया है तो यहाँ पे 6 डाला तो S6 आ गया, S6 की वैल्यू 4 है। यहाँ पे 6 डालते हैं तो आपका आएगा 36 अल्फा और 6 यहाँ पे डालते हैं तो 6 बीटा आ जाता है बेटा। अब यहाँ से अल्फा बीटा को निकालना बहुत इजी काम है। अल्फा बीटा आ जाएगा तो एसएन आ जाएगा, एसएन से फाइनल आंसर आ जाएगा। एक बार अल्फा बीटा को निकाल लेते हैं तो ज्यादा कुछ वैसे दिमाग लगाते नहीं है, थोड़ा बहुत लगा ले क्या। इसको मान लो मैं 2 से डिवाइड कर लूं, वैसे कोई, चलो डायरेक्ट कर लेते हैं, ऐसा कोई फायदा मिलेगा नहीं हमें। तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया 6 से और इसको हमने मल्टीप्लाई किया 4 से। हम मान लो बीटा को एलिमिनेट कर रहे हैं तो बेटा ये 24 बीटा बनेगा, ये 24 बीटा बनेगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा, सही है ना। तो आपका 6 इंटू 6 36 माइनस 16 एलएचएस में बनेगा 36 माइनस 16। आरएचएस की बात करते हैं 6 इंटू 16 96 अल्फा आ गया और 36 इंटू 4 144 होता है, माइनस ऑफ 144 अल्फा आ गया। ये आपका बेटा टोटल हो गया 20 और यहाँ पे आपका कितना बन गया, ये आपका बन गया -48 अल्फा, यस और नो, -48 अल्फा बन गया। तो यहां से एक बार भाई अल्फा को निकाल लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी आती है, -20 डिवाइडेड बाई 48 के बराबर आती है, ठीक है ना। 4 से डिवाइड कर दो तो 4 से डिवाइड कर दिया तो -5/12 ये बेसिकली आपका अल्फा आ जाता है, ठीक है। अल्फा के बाद एक बार बेटा बीटा को भी निकाल लेते हैं, देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व होता है भाई, ठीक है। बीटा को मान लो इसी वाले रिलेशन में रख के निकाल लेते हैं। एक छोटा सा काम करते हैं, पहले इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करते तो आपका आ जाता है 3 विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स अल्फा। अल्फा हमने निकाला है -5/12, ठीक है ना। और हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, प्लस में आपका हो जाएगा 2 टाइम्स बीटा। तो बेटा 2 टाइम बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपका इधर आएगा तो बनेगा 5 और ये 8/12 को हम लिख सकते हैं 3/4। इसको हमने लिख दिया 3/4 और 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो -15/4 ऐसे ही कुछ बन रहा है ना। तो 2 बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 20 में से 15 गया यानी 5/4, यानी बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5/8, ठीक है। अब इससे देखो फायदा क्या हुआ, अल्फा बीटा आने से अपन को एसएन पता लग चुका है और एसएन पता लग चुका है मतलब अपन को आंसर पता लग चुका है। आंसर हमें क्या बताना था, फाइनल आंसर मैं इधर लिखता हूं। फाइनल आंसर जो हमें बताना था वो हमें बताना था कि 12 टर्म्स का सम बता दो। मतलब हम n की जगह यहाँ पे कितना डाल दे, 12 डाल दे। तो n की जगह जब यहाँ पे 12 डालते हो तो बनता है 144 अल्फा प्लस 12 बीटा। तो आंसर विल बी इक्वल टू S12 which is equal to 144 अल्फा प्लस 12 बीटा। अल्फा की जगह -5/12 डाला, यहाँ पे -5/12 डाला, यस और नो। तो आपका ये बन गया -60 और बीटा की जगह यहाँ पे हमने क्या डाला, 5/8 डाला। तो 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाई बीटा हमने कितना निकाला था, 5/80 निकाला था ना, हाँ, अपॉन में 8 डाला। इसी को बेटा थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो ये आपका बन जाएगा -60 और ये आपका कितना बनेगा, फिर से 4 से डिवाइड कर दो तो नीचे 2 बचेगा और ऊपर कितना बचेगा, 4 से डिवाइड करने पे 15, यस और नो। नहीं, 4 से डिवाइड किया था तो ऊपर 3 बचे 15, तो ये आपका आ रहा है -120 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 -105/2 आ रहा है यार। ये तो कहीं हमने कुछ एरर तो नहीं किया है, रुको। द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स दिया था 6 के बराबर, तो S6 हमने निकाला, पहले 6 टर्म्स का सम 4 था, S4 निकाला, यहाँ पे 6 डाल दिया, दोनों जगह से हमने अल्फा को सॉल्व किया था।
तो 36 में से 16 गया 20 और ये कैंसिल हो गया था। 96 में से 144 गया -48। यार ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। और अगर हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हैं तो -5.12 ये भी सही है। -5.12 ये भी सही है। बीटा में तो कहीं गड़बड़ नहीं कर दी है। हमने बोला था इसको पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे 3 हो गया था। 8 अल्फा की जगह -5.12 और ये बना है 2 बीटा। बिल्कुल सही है। तो ये कितना, ये हमने लिख दिया 2 बीटा इधर रहेगा और ये आके इधर ऐड हो जाएगा ना। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है जो मुझे दिख रहा है। ये 5 गलत लिख दिया भाई साहब। अब दिखा कि नहीं दिखा कि अगर यहाँ पे मान लो मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो नीचे आपका 3 बचता है और ये बेसिकली 3 और ऊपर आपका 3 बचता है और ये 2 बचता है। अरे ये गड़बड़ हो गया, बीटा हमने थोड़ा सा गड़बड़ निकाल दिया। चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं बेटा, ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। तो आपका 2 बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3 प्लस बेसिकली लिखा है 40/12। यस और नो? तो 2 बीटा विल बी इक्वल टू 3 प्लस और 4 से डिवाइड कर दो तो 10/3, यानी बीटा की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 19/6 आ रही है। 3 त्रिक का 9, हाँ 19/6 आ रही है। तो बीटा को एक बार हम लोग यहाँ पे थोड़ा सही से लिख लेते हैं। हमें 12 बीटा लिखना था ना, तो यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं, तुरंत आंसर आ जाएगा। 12 बीटा का मतलब होगा 12 इंटू 19/6। तो अब ये आपका 38 आ रहा है। मतलब है आंसर कितना आ गया, -22 आ गया। -22 जो कि बच्चों आपको डी वाले ऑप्शन में दिया था। तो बेटा देखो, कहने का सेंस बहुत ही सिंपल है। सवाल इसको तुम ऐसा नहीं कि सर ऐसे ही करते तभी अच्छा होता, बट मैंने ऐसे क्यों बताया, क्योंकि इस तरीके से करने से भी आंसर आता है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आता है, कहीं कोई समस्या नहीं आती है। बट थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन में आपको दिक्कत है। तो कई बार तुम्हारा मर्जी है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये मेथड बेकार है ये अच्छा है, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिंपली ये बोल रहा हूँ तुम्हारा जब मन हो तब ये लगा लेना, तुम्हारा मन हो। जैसे मान लो सवाल में तुमसे ए और डी अगर कुछ पूछा गया होता तो इस वाले मेथड का कोई मतलब ही नहीं बनता। बट मान लो सवाल में अगर ए और डी का भी कोई उपयोग था तो भाई इस मेथड का ही मतलब बनता। तो दोनों मेथड्स की अपनी अपनी जगह पे अलग अलग ब्यूटी है। हमें दोनों चीजें बेहतर तरीके से पता होनी चाहिए, समझे ना। ऐसा नहीं कि ये अच्छा है ये बुरा है हम नहीं सीखेंगे, हम सब करेंगे। इस वाले से मैं बोलूंगा डू इट योरसेल्फ। सही है ना। अगला सवाल देखते हैं बेटा। अभी देखो डायरेक्ट ही सवाल आ गया। ये जेईई मेन 2026 का फिर से सवाल है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कहीं एपी का कोई नामो निशान नहीं है। अब देखो वही कंसेप्ट यूज है। सिग्मा एके का मतलब तो ऐसे नहीं होता है। सिग्मा एके का मतलब क्या होता है भाई, सम ऑफ एन टर्म्स। पहला वाला टर्म प्लस दूसरा वाला टर्म प्लस तीसरा वाला टर्म प्लस लास्ट वाला टर्म, तो एस एन लिखा है। तो सवाल में ये दिया है कि एस एन जो है वो अल्फा एन स्क्वायर प्लस बीटा एन के बराबर है। अब मान लो अगर किसी बच्चे को कंसेप्ट ना पता हो कि अगर एस एन अल्फा एन स्क्वायर प्लस बीटा एन के बराबर है, इसका मतलब दिस इज एन एपी, तो बेटा ये सवाल तो फिर हो ही नहीं पाएगा ना। आप क्या सोचोगे भाई, एग्जाम में कहीं नहीं लिखा है कि एपी था, तो तुम्हें खुद से सोचना था कि अगर एस एन एल्फा एन स्क्वायर प्लस बीटा एन के बराबर है तो ये निश्चित तौर पे एक एपी होगा। और उसी चीज को यहाँ पे देखो छुपा के लिखा गया था। अब उसके बाद आप यकीन मान लीजिए ये 9th क्लास का सवाल बन गया कि नहीं बन गया। अब मान लो ऐसे सवाल दिया होता कि एक सीरीज है जो एपी है, उस सीरीज एपी का A10 दिया है, A10 कितना होगा, A+9D होगा जो कि 59 के बराबर है। उस सीरीज का दिया है A6 7A1 के बराबर है। A6 क्या होता है, A6 होता है A+5D होता है। 7A1 कितना होता है, 7A के ही बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से बेटा A और D को हमें थोड़ा सा गायब करना है, तो यहाँ से देखिए 5D की जो वैल्यू आती है वो किसके बराबर आती है, 6A के बराबर आती है। अब देखो बेटा ये दोनों रिलेशन है, इन दोनों रिलेशन से हम A और D को निकाल लेंगे। चलो अपनी जगह पे एक अलग चीज है ना, तो A और D को सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकाला जाए, बहुत सिंपल तरीके से। मान लो A को मैं एलिमिनेट करता हूं, इसी चीज को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट,
तो ये पहला वाला रिलेशन आपका लिखा हुआ है 6a प्लस 54d दैट इज इक्वल टू 59 इंटू 6 हो जाएगा बच्चा, यस और नो। 6a का मतलब 5d था, तो यहाँ पे 6a की जगह ये जो 6a की हमने वैल्यू निकाली थी यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये 5d प्लस 54d विल बी 59d। 59d विल बी इक्वल टू 59 इंटू 6, मतलब d की वैल्यू सिंपली किसके बराबर आ गई, d की वैल्यू आपकी आ गई 6 के बराबर। अब देखो a और d कितना अच्छा आता है, d की जगह यहाँ पे 6 डालो, a कितना आ गया, a आपका 5 आ गया। अब बहुत सारा तरीका है भाई, तुम्हें अब जैसे सवाल में तुम्हें अल्फा प्लस बीटा बताना था, ठीक है ना। आइडियली तुम्हें एस एन दिया है, एस एन का मतलब क्या होता है, अल्फा एन स्क्वायर प्लस बीटा एन होता है, ये एस एन ही दिया था ना। अब मैंने पूछा एस वन कितना होगा, तो एस वन आपका अल्फा प्लस बीटा होगा, और एस वन क्या होता है, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म। सम ऑफ द फर्स्ट टर्म मतलब वो पहले वाले टर्म ए के बराबर होता है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेसिकली ए के बराबर आएगी, और ए जो कि सवाल में आपका 5 के बराबर दिया था। तो इस प्रॉब्लम का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे सर आपने लास्ट में भी इतना अच्छा ट्रिक लगा दिया, अगर वो नहीं लगाते तो क्या हमसे सवाल नहीं हो पाता, जवाब है बिल्कुल हो पाता। बेटा जब आपने ए और डी को निकाल लिया, मान लो तुम कोई ट्रिक नहीं लगाना चाहते हो, ए और डी को तुमने निकाल लिया, उसके बाद मान लो तुम एस एन को निकाल लो, तो अब देखिए ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ इसमें टाइम लगने वाला था। तो अगर मैं एस एन को निकाल लूं, तो एस एन की वैल्यू क्या होती है, वो होती है एन बाई टू, टू ए का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह हमने बेटा 6 निकाला है। मान लो कोई बच्चा ऐसे करता है तो क्या होता है, तो एस एन इज इक्वल टू, टू को पहले अंदर ले जाओ, तो एन टाइम्स ये आपका हो जाएगा 5, 2 को अंदर लेके जाते हैं तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3 को n माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3n माइनस वन हो जाते हैं। तो Sn की वैल्यू कितनी आती है, n को अंदर ले आते हैं तो 3n स्क्वायर, और 5 में से 1 गया 4, 3n स्क्वायर 5 में से प्लस 4n के बराबर आती है, ठीक है ना। आंसर तो 5 ही आ रहा है ना, आंसर तो 5 ही आ रहा है, ओके। अच्छा ये 3 हुआ था ना, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया था, ये 3 हो गया था वही थोड़ा सा, हाँ। तो Sn को थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं, तो Sn की जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2n के बराबर आती है। मान लो कोई बच्चा अगर ये सब ट्रिकबाजी लास्ट में नहीं करता तो ऐसे करता, फिर वो क्या बोलता कि सर प्रॉब्लम में जो Sn दिया था वो दिया था अल्फा एन स्क्वायर प्लस बीटा एन के बराबर दिया था, सर दोनों से कंपेयर मार दो कॉफिशिएंट को। कॉफिशिएंट को हमने कंपेयर मारा तो अल्फा की वैल्यू हमें 3 के बराबर आ गई और बीटा की वैल्यू 2 के बराबर आ गई, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तब भी 5 आ जाता। तो देखो हर सवाल में थोड़ा थोड़ा टेक्निक है कि आप मतलब 2 मिनट के सवाल को 1.5 मिनट में कर ले जाओ, बट मेन वो नहीं है कि आधा मिनट बचाने से क्या फायदा मिलेगा, मेन ये कि सही एग्जाम में लगाना है। इसलिए मैं आपको दोनों चीजें मैं बता रहा हूँ कि जिससे कि आप एग्जाम में डिसीजन ले पाओ, कहीं पे फंसो नहीं, खासकर ऐसे चैप्टर में जिसमें नंबर पाने का फुल स्कोप बनता है। सही है ना, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जैसे ये भी एक एपी का मैं बोलूंगा बहुत ही कॉमन टाइप का सवाल है, पहले आईआईटीज में इसके क्वेश्चंस आए हैं, जेईई मेन भी आ चुके हैं, और ये 2023 में लास्ट टाइम आया था, बट ये हमेशा ही आ सकता है। अब इसमें सर अंडर रूट है, एपी में अंडर रूट लो, अंडर रूट का सम कर दो, तो वैसा कुछ डायरेक्ट रिजल्ट तो डेफिनेटली नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि बेटा हमें हर एक टर्म को रैशनलाइज करना होता है। देखिए एक चीज बेटा, जो आपका पहला वाला टर्म लिखा है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा भाई, जिससे आप पैटर्न समझ पाओ। पहला वाला टर्म लिखा है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A11 प्लस अंडर रूट ऑफ A10 लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको रैशनलाइज कर देते हैं, तो ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट ऑफ 11 माइनस अंडर रूट ऑफ A10, नीचे भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट ऑफ A11 माइनस अंडर रूट ऑफ A10। अब इससे फायदा क्या होता है, नीचे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी बन गई, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर की बात करता हूँ, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ A11 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ A10 का होल स्क्वायर। अच्छा न्यूमरेटर में कुछ नहीं हुआ, न्यूमरेटर में 1 इंटू यही चीज लिखिए,
और न्यूमरेटर में क्या लिखा है, अंडर रूट ऑफ A11 माइनस अंडर रूट ऑफ A10 लिखा हुआ है। थोड़ा बच्चा फिर से नोटिस कीजिए, ये बनेगा अंडर रूट गायब हो जाएगा, ये बनेगा A11 माइनस A10 बनेगा। A11 माइनस A10 AP के केस में क्या होता है, 11वें टर्म में से 10वें टर्म को हटाने पे हमेशा D आता है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे पहले वाले टर्म की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ A11 माइनस अंडर रूट ऑफ A10 डिवाइडेड बाई D, ये पहले टर्म की वैल्यू आ गई। इस मैनिपुलेशन को आप समझो। और बेटा सिमिलर लेवल का मैनिपुलेशन हमें बाकी टर्म्स में करना होगा, तो एक एक बार उसको आराम से लिखते हैं। अब मैं आंसर पे फोकस करता हूँ। आंसर क्या होगा, जो प्रॉब्लम में पूछा गया है वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 12, तो एक बाहर में लिखा हुआ है। पहले वाले टर्म को मैं आपको मैनिपुलेट करके दिखा चुका हूं, तो पहले टर्म को जो भी आपने मैनिपुलेट करके निकाला है उसको हमने यूं ही लिख दिया। दूसरे टर्म का मैनिपुलेशन सोचिए क्या बनेगा। भैया जब यहाँ पे 10 और 11 का सम था तो 11 वाला आया था प्लस के साथ, 10 वाला निगेटिव के साथ। यहाँ पे 11 और 12 का सम है। आप देखें ना, हायर वाला टर्म जो है प्लस के साथ आ रहा है, छोटा वाला टर्म निगेटिव के साथ आ रहा है, नीचे डी बचेगा। चाहो तो इसी काम को दोबारा रिपीट कर लो, बट थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व करना आप लोग सीखिए। तो मतलब अगला वाला टर्म क्या बनेगा कि भाई बड़ा वाला टर्म का अंडर रूट मतलब 12वें नंबर माइनस 11वें नंबर डिवाइडेड बाई डी, ठीक है ना। ऐसे मान लो उसके अगला टर्म लिखना होता। अब थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व करो, जैसे 11 10 था, 12 11 था, तो उसका अगला टर्म क्या हो जाता, उसका अगला टर्म हो जाता 13 टर्म में से 12 वाला टर्म हटा दो अपॉन डी। ऐसे करते करते बेटा लास्ट वाला टर्म क्या लिखा है, लास्ट वाले टर्म में 17 18 लिखा है, तो बड़ा माइनस छोटा करना होता है, 13 माइनस 12 12 माइनस 11, तो लास्ट वाला टर्म आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ A18 माइनस अंडर रूट ऑफ A17 डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा, ठीक है ना। पहले इसको सॉल्व कर लेते, फिर ए और डी निकालने की जरूरत पड़ेगी, निकाल लेंगे उसको। अब देख बेटा डी तो हर जगह से एलसीएम आ गया, तो 12 अपॉन डी आपका बाहर आ गया। अब बाकी थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व करो, प्लस रूट 11, देखो अब देखो ये किसी से कैंसिल हो रहा है, जवाब है यस सर कैंसिल हो रहा है। ये रूट 11 इससे कैंसिल हो रहा है, रूट 18 किसी से कैंसिल हो रहा है सर, ये नहीं हो रहा है। चलो मतलब अगर हम पहले दो टर्म्स में देखते हैं तो माइनस ऑफ रूट 18 बचेगा, यस और नो। रूट 8 12 कैंसिल हो रहा है सर, बिल्कुल आगे से कैंसिल हुआ था। माइनस रूट 8 11 कैंसिल हो रहा है सर, ये पीछे से कैंसिल हो गया। तो अब जब इन सारी चीजों को बेटा आप ऐड करोगे तो सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या बचेगा, पहले वाला जो टर्म था उसका निगेटिव वाला पोर्शन, और जो लास्ट वाला बेटा जो टर्म था उसका पॉजिटिव वाला पोर्शन बचेगा। या इसी चीज को दूसरी तरीके से समझा जा सकता था कि भैया देखो ये वाला पॉजिटिव अपने पीछे वाले निगेटिव को मारता है। इसी चीज को हम आगे चलकर टेलीस्कोपिक सम का नाम देंगे, जो कि जहां पे चैप्टर का अंत होता है। तो चैप्टर के अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत ट्रिकी हो गया, जबकि ये कुछ भी ट्रिकी नहीं है, क्योंकि भाई आइडियली जेई में जो बच्चा जा रहा है वो चैप्टर को पूरा एंड करके जा रहा है। बट फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये वाला पहले वाले टर्म का पॉजिटिव पोर्शन अपने पीछे के किसी निगेटिव पोर्शन को कैंसिल करता है, दूसरे वाले टर्म का पॉजिटिव पोर्शन अपने पीछे के किसी निगेटिव पोर्शन को कैंसिल करेगा, तीसरे वाले टर्म का पॉजिटिव पोर्शन अपने पीछे के किसी निगेटिव टर्म को कैंसिल करेगा। तो सारा कुछ होगा क्या कि जो इसके जस्ट पहले वाला पॉजिटिव टर्म होगा वो इसके निगेटिव वाले को कैंसिल करेगा, और ये वाला जो पॉजिटिव टर्म है ये बच इसलिए जाएगा चूंकि इसके पीछे कोई निगेटिव वाला टर्म आ नहीं रहा था। बात समझे ना। तो अल्टीमेटली ये क्या बचेगा, माइनस रूट 18 प्लस अंडर रूट ऑफ 18 बचेगा। कुछ बच्चों को जिनको यहाँ पे चैलेंज आया, मैं उनको एक ही हिंट में दूंगा कि भाई जब टेलीस्कोपिक सम वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो ये जो कैंसिलेशन हमने किया है इस कैंसिलेशन को आप टेलीस्कोपिक सम से रिलेट जरूर मानना, क्योंकि अभी तो मान लो दिमाग लगा लिया या थोड़ा बहुत मेहनत करके पैटर्न देख लिया, बट टेलीस्कोपिक सम में जब हम ऐसे टाइप के सवालों को करते हैं तो ये सब बहुत ही हमें एफर्टलेसली दिखता है, बिना किसी मेहनत के हमें दिखता है। तो खैर ये इसकी वैल्यू आगे, बाकी सब कुछ कैंसिल हो गया। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो थोड़ा सा और टर्म्स को लिख के देख लेंगे कैंसिलेशन कैसे हो रहा है। अच्छा जी, कहीं ना कहीं डी तो हमें निकालना ही पड़ेगा और शायद ए भी निकालना पड़े।
ठीक है ना, डी निकालना ही पड़ेगा और शायद कहीं ए भी निकालना पड़े, बट उसके लिए थोड़ा सा मैनिपुलेशन और करते हैं। ये आपका हो गया 12/d। बेटा मैं इसको फिर से रैशनलाइज कर देता हूँ, अंडर रूट तो गायब कर लेते हैं ना। तो हमने बोला कि अभी तो देखो डिनोमिनेटर में 1 लिखा है, ठीक है ना। वैसे कुछ खास फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा खास फायदा तो मिलने की आशा थोड़ी सी कम ही लग रही है, बट चलो ठीक है। ज्यादा था, हाँ थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा। तो अगर हमने रैशनलाइज कर लिया तो आपका बनेगा अंडर रूट ऑफ A18 प्लस अंडर रूट ऑफ A10 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे भी इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर हो जाएगा A18 माइनस A10 बन जाएगा। A18 माइनस A10 बन जाएगा। A18 कितना होता है, A+17D होता है। A10 कितना होता है, A+9D होता है। तो दोनों को हटाओगे तो इवेंचुअली आपका 8D यहाँ पे बचेगा। एज सच मुझे लगता है कि ये भी करने से कोई बहुत ज्यादा खास फायदा नहीं हुआ है, बहुत स्लाइट सा फायदा हुआ कि भाई डी कैंसिल हो गया। तो अब देखो एक बात मैं आपको जरूर बोलूंगा, मतलब आंसर विल बी 96 अपॉन अंडर रूट ऑफ A18 प्लस अंडर रूट ऑफ A10 विल बी द फाइनल आंसर। अब मेरी बात सुनो सर, यहाँ पे आपने री रैशनलाइज किया, अगर हम नहीं करते तो क्या कोई बहुत बड़ी बात बन जाती? जवाब है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि अल्टीमेटली बेटा ए और डी की वैल्यू को आपको निकालना ही था। तो भाई निकाल के चाहे यहाँ पे डालो चाहे यहाँ पे डालो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये सवाल थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट आपको पता होना चाहिए कि भाई एग्जाम में ऐसा नहीं एपीजीपी का जो सवाल आएगा 2 लाइन में हो गया। ऐसा होता तो हर बंदा केवल एपीजीपी पढ़ के जाता, साल भर में 2 महीना आदमी एपीजीपी पढ़ रहा होता, बोलता कि इसका सवाल तो 2 ही लाइन में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ डेटा और दिया है जहां से हम ए और डी की वैल्यू को निकालते हैं। A5 दिया है 2 टाइम A7 के बराबर है, तो A5 का मतलब कितना होता है बेटा? A5 का मतलब होता है A+4D होता है। 2 टाइम A7 का मतलब हो जाएगा 2 टाइम A+6D हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सही से सॉल्व करते हैं, तो 2A में से A गया, A बचेगा, 12D में से 4D गया तो 8D बचेगा। A+8D की वैल्यू 0 के बराबर, ये पहला रिलेशन आ गया। अगला रिलेशन देखते हैं, A11 दिया है 18 के बराबर। A11 का मतलब कितना होता है? हाँ, A11 का मतलब होता है A+10D। A+10D इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 18 के बराबर दिया हुआ है। दोनों को बेटा घटा देते हैं, तो दोनों को घटाते हैं तो आपका आ जाता है -2D इज इक्वल टू -18, मतलब D की वैल्यू आ जाती है +9, और D की वैल्यू +9 आने से A कितना आ जाता है? A आपका आ जाता है -72। अब देखो वही बात मैं बोल रहा था, हमें A10 A18 अभी भी निकालना पड़ेगा। A10 A18 हमें अभी भी निकालना पड़ेगा, तो कोई ऐसे बहुत ज्यादा खास कोई फर्क नहीं पड़ा है कि सर ये करने से बहुत महान काम हो गया था, समझे ना, क्योंकि अल्टीमेटली A10 और A18 की वैल्यू को निकालना ही पड़ेगा, वो भी निकाल लेते हैं। अब तो करीब करीब आंसर लिखने वाले। A10 का मतलब A18 का मतलब होगा A+17D। A का मतलब है -72 प्लस 17 टाइम्स डी का मतलब है 9, तो आपका हो जाएगा -72, 17 इंटू 9 विल बी इक्वल टू 163, सॉरी 153। 153। अब देखते हैं भाई, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 1, 15 में से 7 गया 8 विद अ पॉजिटिव साइन। A18 आ गया 81 के बराबर। और क्या निकालना था? A18 के अलावा हमें A10 निकालना था। A10 का मतलब होगा, अब देखो A+8D की वैल्यू 0 है, तो A10 का मतलब होगा A+9D। A+9D को ऐसे लिख दो, थोड़ा सा ट्रिकबाजी कर लेते हैं। तो A10 की वैल्यू कितनी आ गई? A+8D 0 था, D की जगह हमने 9 डाल दिया, तो एक यहाँ पे 9 है, मतलब समझे ना। अब फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3, तो 96 डिवाइडेड बाई 12, यानी इसका आंसर 96/12 मतलब 8 के बराबर इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। 12 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी था, उसको मैं लेते हुए चला था, तो दिस 8 विल बी द फाइनल आंसर। तो अब तुम देखोगे तो इस सवाल में सर थोड़ा सा हमें मशक्कत करनी पड़ी, थोड़ा सा हमें मशक्कत करनी पड़ी, बट बेटा मशक्कत करना ये जरूरी नहीं है कि जो सवाल आएगा तुरंत सर चुटकियों में होना जरूरी है। अब जैसे एग्जाम में बेटा एक बहुत और कॉमन वैरायटी का सवाल आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन टर्म्स का सवाल। अब कॉमन टर्म्स के सवाल पे जैसे मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ,
बोला जा रहा है नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स टू द टू एपीज 3 7। अब देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, पहले आप पूरा कंसेप्ट समझिएगा। 3 7 11 और 407, ये पहला एपी है। सेकंड एपी क्या लिखा है बेटा? सेकंड वाला एपी आपका लिखा है 2 9 16 अप टू 709, ये सेकंड वाला एपी लिखा है। दोनों एपी में बताना है कि कितने कॉमन टर्म्स हैं। तो अब इसका देखिए कंसेप्ट क्या होता है। इन दो एपी में जो भी कॉमन टर्म्स होगा उसको मैं शॉर्ट में यहाँ पे सीटी लिख रहा हूँ, सीटीज लिख रहा हूँ। तो ऑल कॉमन टर्म्स, कंसेप्ट नंबर 1, जो भी यहाँ पे कॉमन टर्म्स होंगे उसमें ऑल कॉमन टर्म्स विल फॉर्म एन एपी। सारे के सारे कॉमन टर्म्स एक एपी बनाएंगे और उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा डी, दैट विल बी एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। पहली वाली एपी का जो कॉमन डिफरेंस है 4 है, दूसरी वाली एपी का कॉमन डिफरेंस 7 के बराबर है, तो 4 और 7 का एलसीएम 28 हो जाएगा। मतलब इन दोनों सीरीज में अगर मैं कॉमन टर्म्स को देखता हूँ, कॉमन टर्म्स का मतलब होता है वो सारे टर्म जो पहली वाली एपी में भी पाए जाते हैं और दूसरी वाली एपी में भी पाए जाते हैं। कॉमन टर्म का मतलब यही हो गया ना, ऐसे टर्म्स जो पहली एपी में भी पाए जाते हैं साथ के साथ दूसरी वाली एपी में भी पाए जाते हैं। तो सारे के सारे कॉमन टर्म्स बच्चा एक एपी बनाएंगे। उस एपी का कॉमन डिफरेंस हमेशा एलसीएम ऑफ D1 एंड D2 के द्वारा दिया जाएगा। अगर 2 के बजाय 3 एपी होते, 4 एपी होते, 5 एपी होते तो भी ये कंसेप्ट वैलिड होता। हर एक इंडिविजुअल एपी का कॉमन डिफरेंस आप निकाल लो और सबका एलसीएम निकाल लो। जो एलसीएम ऑफ द कॉमन डिफरेंसेस होगा वही कॉमन टर्म वाली एपी का कॉमन डिफरेंस होगा। अगली बात ए कैसे लिखते हैं भाई? एपी में ए और डी दो चीजें होती है ना, तो अगली बात ए कैसे लिखते हैं? ए को बेटा हमेशा आमतौर पे आप ऑब्जर्वेशन से लिखते हो। ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है? ऑब्जर्वेशन का मतलब बहुत सिंपल है बेटा। देखो 3 यहाँ पे है, आप आमतौर पे क्या करो कि जो छोटा वाला एपी है ना, जो स्लो स्लो तरीके से बढ़ रहा है, जैसे ये वाला एपी स्लो स्लो तरीके से बढ़ रहा है, ये वाला एपी फास्ट फास्ट तरीके से बढ़ रहा है। जो स्लो स्लो तरीके से एपी बढ़ रहा है उससे उसके टर्म को देखो दूसरी वाली एपी में है कि नहीं है। 3 दूसरे वाले में ऐसा डेफिनेटली नहीं है, 7 दूसरे वाले में है डेफिनेटली नहीं है, 11 क्या दूसरे वाले में है डेफिनेटली नहीं है। 11 के बजाय अगला टर्म इसमें क्या आएगा? 11 3 14 आएगा। अब तुम देखना 11 के बजाय, आप देखो पहली वाली एपी पे अगला टर्म 11 के बजाय 14 आएगा, 14 के बजाय 17 आएगा, ऐसे 14 इस वाले में ऐसा डेफिनेटली नहीं है, 17 इस वाले में ऐसा डेफिनेटली नहीं है। ठीक है ना? तो अब ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो अब यानी क्या समझ में आ रहा है कि पहली वाली एपी के सर कुछ हम ज्यादा टर्म्स को लिख दें क्योंकि बड़ी आसानी से हमें कॉमन टर्म दिख नहीं रहा है। तो पहली वाली एपी जैसे क्या क्या 3 7 10 13 16, 3 ऐड कर रहे हैं ना, 19 22 25 28 31। भाई कब तक तुम हमसे दूर भागोगे? अभी मान लो यहाँ तक लिखेगा। अब सेकंड वाली एपी के टर्म्स को लिखो। अब देखो 2 9 16 था, अब मेरा तुम ट्रिक देखना, 2 7 9 7 16 7 23 नहीं मैच हुआ, 23 7 30 30 और 7 37, अभी भी मैच हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो मैच होने वाला है। अब तुम्हें दिख गया 37 यहाँ पे आया, हमने बोला 31 के बाद 34 बनेगा, उसके बाद में 37 बनेगा। तो दिस इज अ गुड प्रॉब्लम। समझे ना कि कितना मतलब थोड़ा सा एंड में जाके मैच हुआ, फिर भी ये एक्टिविटी जो मैंने आपके सामने करके दिखाई है इसमें वक्त क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम छोटी वाली एपी के टर्म्स को लेते हैं और बड़ी वाली एपी में देखते हैं कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और छोटी वाली एपी के टर्म्स को ओरली बोला जा सकता था। भाई बड़ी वाली एपी के कुछ एक टर्म्स को लिख लो और देखो छोटी वाली एपी से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ए जो यहाँ पे है बेटा वो 37 के बराबर होगा। ए जो है वो 37 के बराबर होगा। अब जैसे मान लो मैंने बोलूं कि सो सीरीज, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, सीरीज कंटेनिंग ऑल कॉमन टर्म्स, सीरीज कंटेनिंग ऑल कॉमन टर्म्स, तो उस वाली सीरीज का बेटा पहला टर्म आपका 37 के बराबर होगा, अगला टर्म होगा 37 + 28 जो कि 65 होगा। ठीक है ना? अगला टर्म फिर होगा इसमें 28 फिर से ऐड कर दो,
तो जो कि 93 हो जाएगा। अब ये सिलसिला ऐसा चलता चला जाएगा। पूछा जा रहा है कि इसमें कितने टर्म्स होंगे। मान लो इसमें टोटल n टर्म्स थे, लास्ट वाले टर्म को हमने tn लिख दिया। तो देखो बेटा, ऑब्वियस सी बात है tn की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये भाई एपी का n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दो। तो tn क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी का मतलब लिखा हुआ है बेटा 28। तो tn की वैल्यू आती 37 प्लस 28n माइनस 28 आती है। tn की वैल्यू आती है 28n प्लस 9 के बराबर आती। अब एक बात बताओ बेटा, जस्ट मैं आपसे एक छोटा सा मैं एक आर्गुमेंट दे रहा हूं मैंने बताओ कि पहली वाली एपी का एंडिंग 407 पे हो रहा था, अगली वाली एपी का एंडिंग 709 पे हो रहा था, समझे ना। और कॉमन टर्म एक ऐसा टर्म होगा जो पहली वाली सीरीज में भी पाया जाएगा, दूसरी वाली सीरीज में भी पाया जाएगा। बट अगर किसी भी टर्म की वैल्यू अगर 407 से ऊपर जाती है तो पहली सीरीज में वो पक्का नहीं होगा, हाँ या ना। मान लो इसका कोई टर्म ऐसा था जो 407 से ऊपर चला गया, 407 से ज्यादा हो गया, तो किसी भी टर्म की वैल्यू अगर 407 से ज्यादा होती है तो पहली वाली सीरीज में पक्का नहीं होगा, दूसरे में फिर भी हो सकता था। भाई किसी चीज की वैल्यू 407 से ज्यादा है बट 709 से कम है, तो हो सकता है दूसरी वाली सीरीज में चला जाए। तो भाई आप एक बात समझिए कि अगर कोई टर्म दोनों सीरीज में होना है, मतलब पहली वाली सीरीज में भी होना है, दूसरी वाली सीरीज में भी होना है, तो उस टर्म की वैल्यू किसी भी कीमत पे 407 से ऊपर नहीं जा सकती है। यदि उस टर्म की वैल्यू 407 से ऊपर चली गई तो पहली वाली सीरीज में तो पक्का नहीं होगा, दूसरी वाली सीरीज में फिर भी हो सकता था। गलती से उस टर्म की वैल्यू 709 के ऊपर अगर चली गई, गलती से उस टर्म की वैल्यू अगर 709 के ऊपर चली गई तो उस केस में वो पहले में तो पक्का नहीं था, अब दूसरे में भी नहीं है। तो समझ में क्या आता है कि इसका जो लास्ट वाला या जो nth वाला टर्म होना चाहिए वो हर हालत में 407 से कम होना चाहिए, या 407 के इक्वल भी हो सकता था, ठीक है ना। तो हमने बोला यहाँ पे जो nth वाला टर्म हमने निकाला है 28n प्लस 9d, वो लेस देन और इक्वल टू 407 होना चाहिए। यानी 28n आपका क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 9, यहाँ पे घटाते हैं तो आपका कितना 398 आ जाता है, यस है ना, 398 आ जाएगा, ठीक है ना। तो n की वैल्यू कितनी आ रही रफली निकाल लेते हैं, 398 अपॉन 28 से 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं 4 से तो नहीं डिविजिबल होगा, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 14 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 199 आ जाएगा। मतलब n की वैल्यू आ रही है लेस देन और इक्वल टू, इसको डिवाइड करते हैं 14 एकन्नम 14, 5 19, 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो n मैक्स कितना हो सकता है, n मैक्स आपका 14 हो सकता है। अब मजे की बात आप लोग देखना है, n मैक्स आपका 14 हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने होंगे यहाँ पे, 14 के बराबर होंगे, वो तो सवाल का आंसर हो गया। मजे की बात क्या है, मजे की बात है कि सर थोड़ा सा इसमें और फील को डेवलप करते हैं कि सर हुआ क्या है 14 पे। तो एक बात बता बेटा, यहाँ पे मान लो मैं 14th वाला टर्म मैंने बोला लास्ट कॉमन टर्म होगा, मैं 14th वाला टर्म जानबूझ के मैं निकाल कर लिखना चाहता हूँ, तो 14 टर्म लिखना है तो भाई यहाँ पे 14 डाल देते हैं, यस और नो। तो पहले मैं 14 टर्म की वैल्यू निकाल लेता हूँ जस्ट मजे के लिए। तो एक तो आपका आएगा 28 इंटू 14 प्लस 9, कितना हो जाएगा, 28 का मतलब 2 इंटू 14 होगा, 14 इंटू 14 196 होता है, तो 196 इंटू 2 यानी 400 में से 8 कम, यानी 392 प्लस 9 और ये आपका 401 आ रहा है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो 14th वाला टर्म अगर हमें लिखना होता तो 401 के बराबर होता। सर अगर 14 के जस्ट हम आगे जाते हैं तो 14 के जस्ट आगे जाने का मतलब ऐसा होगा कि आप d को ऐड कर दो, तो 401 मेरे यहाँ पे हमने बोला 401 जो है वो लास्ट कॉमन टर्म है। ऑब्वियस सी बात है 401 पहली वाली सीरीज में भी पाया जाता है, आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिए 407 के जस्ट पीछे आया होगा 3 घटाने पे 404, और इसके जस्ट पीछे आया होगा 3 घटाने पे 401, तो 401 जो हमने निकाला है इस वाली सीरीज का सेकंड लास्ट टर्म था। इस वाली सीरीज में भी आप देखेंगे 401 पक्का पाया जाएगा।
तो 401 पे कॉमन टर्म्स वाले एपी का अंत हो जाता है। अंत कैसे होता है? अगर मान लो 401 के आगे वाला टर्म आप लिखते तो डी को ऐड करना पड़ता, तो वो हो जाता 401 प्लस 28, वो 429 हो जाता। बट 429 निश्चित तौर पे इस वाली एपी में नहीं है, और 429 निश्चित तौर पे यहां पे था, ऐसा नहीं है भाई। ये जो भी टर्म लिख रहे हो वो निश्चित तौर पे यहां पे दोनों में पाया जाएगा। तो हमें पता लग गया कि 429 जो कॉमन टर्म वाली एपी का 15th वाला टर्म था, 429 निश्चित तौर पे यहां पे नहीं है, जबकि 429 निश्चित तौर पे यहां पे होगा। 429 के अगला वाला टर्म लिख दो उसमें 28 ऐड करके, तो 429 में 28 ऐड आप करोगे 457 बनेगा। 457 इसमें डेफिनेटली नहीं है, बट इसमें डेफिनेटली है। आप समझ रहे हो ना क्या चल रहा है? तो अगर इतनी सारी बातें तुमने समझ ली तो बेटा कॉमन टर्म का कोई भी सवाल आप किसी कीमत पे गलत लगा ही नहीं सकते। एंड ये एपी का एक अच्छी कैटेगरी का सवाल माना जाता है, और एग्जाम में निश्चित तौर पे इसके बहुत सारे सवाल हमें देखने को मिलते हैं। अब जैसा कि ये जेईई एडवांस 2019 के सवाल की बात करते हैं, लैंग्वेज को काफी क्रिएटिव तरीके से बनाया गया। कैसे बनाया गया? अब जैसे सारी बकवास यहाँ पे लिखना नहीं चाहता, बोला भाई एक एपी का मतलब ए और डी है, लिखा लेट एपी ए कॉमा डी denotes the set of all terms of an infinite arithmetic progression with the first term a and the common difference d greater than 0। ठीक है ना? मतलब जैसे वही जो यहाँ पे आपको बोलता नहीं हूँ कि एपी का मतलब ए और डी मैंने बता दिया, मतलब एपी बता दिया। मैंने बोला ए 5 है, डी की वैल्यू लेट से 7 के बराबर है, तो एपी बता दो। ए 5 है, डी 7 है, एपी बता दो। तो 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54, 61, 68, 75, 82, 89, 96, 103, 110 ऐसे एपी बताते चले जाओगे। तो उसी चीज को यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है। तो अब बोला क्या जा रहा है? बोला ये जा रहा है एक एपी नंबर 1 है जो कि 1 3 के हिसाब से चलता है, मतलब पहला टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 3 है। मतलब एपी नंबर 1 आइडली क्या है? ऐसा है 1 4 7 10 ऐसा करके। एक एपी नंबर 2 है, वो लिखा है 2 और 5 के हिसाब से चलता है, तो 2 7 फिर से 5 ऐड करो 12, फिर से 5 ऐड करो 17, ये एपी नंबर 2 चलता है। फिर बोला जा रहा है कि एपी नंबर 3 भी चल रहा है 3 और 7 के हिसाब से। तो लैंग्वेज 3 और 7 के हिसाब से, तो 3 10 17 ऐसे एपी नंबर 3 चल रहा है। बेटा यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन लगाया गया, मतलब एपी नंबर 1 का कुछ टर्म होगा, एपी नंबर 2 का कुछ टर्म होगा, उसके बीच में इंटरसेक्शन है। दो सेट के बीच में इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन टर्म। मतलब ये वाला जो पहला वाला इंटरसेक्शन है वो बताता है कि टेक द कॉमन टर्म बिटवीन दिस एपी एंड दिस एपी। लास्ट में एक और इंटरसेक्शन का साइन है, ये क्या बताता है कि ऑल्सो टेक द कॉमन टर्म विद दिस एपी। मतलब ले देखे देखो सवाल का लैंग्वेज क्या बन गया। पहले वाले एपी, पहली वाली एपी भाई चलती चली जाएगी, दूसरी वाली, अब इस एपी का अंत थोड़ी ना कहीं है। अब आगे पहली वाली एपी में 3 3 ऐड करते चले जाओ, इनफाइनाइट तक चले जाओ। दूसरी वाली एपी में 5 5 ऐड करते चले जाओ, आगे के टर्म्स लिखते चले जाओ। तीसरी वाली एपी में आप 7 7 ऐड करते चले जाओ, आगे के टर्म्स लिखते चले जाओ, तो अंत तो कोई नहीं है। तो सवाल में क्या बोला जा रहा है कि पहली वाली एपी, दूसरी वाली एपी, तीसरी वाली एपी के जो एपी का सेट है उसमें इंटरसेक्शन लिया गया। इंटरसेक्शन लेना है मतलब कॉमन टर्म को लिया गया। भाई किन्हीं भी दो सेट्स का जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो आपको कॉमन टर्म्स की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है? यस और नो? तो तीनों एपी का कॉमन टर्म लिया गया। अब कॉमन टर्म, अब देखो आगे क्या लिखा है, कॉमन टर्म भी बेसिकली एक एपी आ गया। भाई ये सेट नंबर 1 है, ये सेट नंबर 2, इसको तुम सेट के फॉर्म में देख लो। सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 2 है, सेट नंबर 3 है। ठीक है ना? तीनों सेट का तुम इंटरसेक्शन ले लो, मतलब तीनों सेट का कॉमन टर्म आ गया। कॉमन टर्म भी आपका एक एपी बना रहा है, जिस एपी का पहला टर्म ए के बराबर है, कॉमन डिफरेंस डी के बराबर है, देन ए प्लस डी पूछा गया था। अब जैसे बेटा अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये क्या है, मान लो कैपिटल एक्स वाला सेट है, ये कैपिटल वाई वाला सेट है, कैपिटल जेड वाला सेट है। तो सवाल में एक्चुअल में क्या लिखा है, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड वाला सेट बता दो क्या होगा, और वो सेट ना बता दो, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड वाला सेट एक एपी है,
उस एपी का पहला टर्म बता दो एंड कॉमन डिफरेंस बता दो। तो ले देके अगर सवाल का सिंप्लीफाइड वर्जन देखा जाए तो भैया 3 एपी में कॉमन टर्म्स वाली सीरीज का पहला टर्म बताता है एंड कॉमन डिफरेंस बताता है। डी तो बेटा बहुत सिंपल होता है। डी क्या होता है? डी आपका होता है एलसीएम ऑफ डी1 डी2 डी3। ये 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, तो 3 5 7 का एलसीएम ले लो। 3 5 7 में कुछ कॉमन फैक्टर तो है नहीं, तो इसका एलसीएम 105 आ जाएगा। ए सर कैसे निकालेंगे? ए में देख बेटा, सर 3 वाले में क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता है। 3 वाले में तुम एक काम करो, पहले किन्हीं भी दो का जिनका तुम आसानी से निकाल सकते हो, किन्हीं भी दो का जिनका तुम आसानी से निकाल सकते हो, उनका कॉमन टर्म निकाल लो और उसके बाद देख लो तीसरे वाले के साथ कौन सा कॉमन टर्म आएगा। अब जैसे यहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता था, मान लो जैसे किसी बच्चे ने x और y का कॉमन टर्म देखा, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे एक ऐसे में निकालता हूँ, मैंने बोला x इंटरसेक्शन y में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि हमें z के साथ भी इंटरसेक्शन लेना था, डायरेक्ट थोड़ी ना कर लेंगे। अब दोनों में देखो, एक कॉमन है सर, नहीं। 4 कॉमन है, नहीं। क्या 7 कॉमन है सर? बिल्कुल कॉमन है। सो x और y का जब हमने इंटरसेक्शन देखा तो पहला टर्म मिला हमें 7। अब अगला टर्म क्या होगा बेटा? अब कंसेप्ट पुराना लगा दो, अभी तो फिलहाल हम 2 एपी के कॉमन टर्म्स की बात कर रहे हैं। इसका कॉमन डिफरेंस है 3, इसका कॉमन डिफरेंस है 5। इन दोनों का अगर केवल देखा जाता तो 3 और 5 का एलसीएम होता 15। मतलब अगर पहला कॉमन टर्म 7 के बराबर है तो अगला होता +15 कर दिया, अगला होता फिर से 15 ऐड कर दिया, अगला होता फिर से 15 ऐड कर दिया, अगला होता फिर से 15 ऐड कर दिया, अगला होता फिर से 15 हमने ऐड कर दिया। ऐसे में बहुत कुछ लिख सकते थे। जबकि सर ये वाले जो नंबर्स हैं ये पहले 2 सीरीज में कॉमन है, जरूरी थोड़ी ना है तीसरे में पाया जाए। तो तीसरा वाला आप तुम चेक कर लो। अब देखो भाई, ये सीरीज बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है तो इसलिए मैंने इसका लिया है। अब 3, अब देखो 7 है सर, यहाँ पे नहीं पाया जा रहा है। 22 है, 17 के बाद इसमें अगला कितना आएगा? 7 ऐड कर रहे हैं, 24 आएगा सर। 22 भी नहीं पाया जा रहा है। 37 यहाँ पे है, अब भाई सर वो देखना पड़ेगा। तो कितना 7 ऐड करें? 24 के बाद 31 होगा, 31 के बाद 38 होगा सर। 37 भी नहीं है। क्या 52 है? 52 भी देखते हैं, 7 ऐड करो। 38 में 7 ऐड किया 45, 45 में 7 ऐड किया 52। तुम कब तक हमसे दूर भगोगे भाई? 52 आ गया, यस और नो? 52 आ गया। ए को ही निकालने में कुल मशक्कत हो सकती है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू किसके बराबर होगी? 52। भाई इस वाली सीरीज का हर टर्म पहले और दूसरे में था। अब हमें पता लग गया, एक पहला टर्म हमें पता लग गया 52, जो कि पहले और दूसरे में तो था ही, साथ के साथ तीसरे में भी पाए जा रहे हैं। तो 52 विल बी द फर्स्ट कॉमन टर्म। तो आंसर कितना पूछा जा रहा है? a प्लस डी, 52 प्लस 105, 157 विल बी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो इसका आंसर बेटा आपका 157 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे कॉमन टर्म्स पे मैंने आपको बहुत सारे सवाल हमने कराए हैं। मैं आपको आज की क्लास की स्लाइड में कुछ एक सवाल जो ये कॉमन टर्म वाले मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बट फिलहाल एपी की चर्चा करीब करीब हो चुकी है। एपी पे और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे, बट उन क्वेश्चंस को हम लोग जीपी वाले टॉपिक को थोड़ा सा मिक्स करके लगाना चाहेंगे। और आज की क्लास के आधार पे कुछ मैं जेई एडवांस के क्वेश्चन में आपको देना चाहता हूँ। ये बेटा जेई एडवांस 2018 का है वह क्वेश्चन है। आप लोगों के लिए चैलेंज है कि कौन सा बच्चा इसको सही तरीके से सॉल्व कर पाता है, ये जेई 2018, ठीक है। इसके अलावा एक और सवाल मेरा बड़ा देने का मन हो रहा है। इन दोनों सवालों का मैं सोल्यूशन आपको नहीं दूंगा। ये जेई मेन 2026 का बच्चा एरिथमेटिक मीन का आया हुआ सवाल है। मैं अपने सारे बच्चों से उम्मीद करूंगा कि इस वाले क्वेश्चन को भी सब लोग जरूर अटेम्प्ट करें, ठीक है ना भाई। तो इन 2 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। बाकी बेटा नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग जीपी की शुरुआत करेंगे। और अब ये एपी कभी खत्म नहीं होता, समझे ना। जीपी के सारे बेसिक कंसेप्ट को कवर करते करते हम लोग फिर क्या करेंगे, हम लोग एपी जीपी को मिक्स करके करेंगे, ऐसे एचपी को पढ़ेंगे। तो बाकी बच्चा मुलाकात करते हैं अगली वाली क्लास में। सब लोग जिन जिन बच्चों ने इतनी अच्छी क्लास की है, जिनको मजा आया आज की क्लास को पढ़ने में, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बेटा आधा अधूरा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा सीक्वेंस टॉपिक अगर आप ढंग से बिल्कुल बेसिक से जेई एडवांस लेवल तक करना चाहते हो
तो यू आर एट द राइट प्लेस। तो बाकी बच्चे सब लोग चैनल पे सब्सक्राइब कर लो। बाकी मुलाकात करते हैं बच्चों नेक्स्ट वाले लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय, टेक केयर एंड हैव फन।